विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपनी क्लास 9 साइंस की जो हमारी एडवांस साइंस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में ही कवर कर लिया था, तो हम आज चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 1 था मेजरमेंट द फाउंडेशन ऑफ साइंस। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया है। चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में क्या कहा गया है। अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग। Why do we feel pushed backward when a bus suddenly starts moving? तो हमने इसको लॉस ऑफ मोशन में ऑलरेडी इस क्वेश्चन के आंसर को देखा है कि अगर कोई भी बस है वो अचानक से चलना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट करती है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो बस है जब रेस्ट में है तो बस के साथ हमारी बॉडी भी रेस्ट में होती है, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो भी बस के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसका जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट जो है रेस्ट के जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना चाहता है, इसी वजह से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर बट मूविंग फॉर अनदर? यानी क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकता है, वहीं दूसरा ऑब्जर्वर उसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या उसके लिए वो मोशन में हो सकता है? तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ चुके हैं। अपनी जो मेन बुक है उस बुक में हमने पढ़ा था हमारा रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है, यानी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टर्म में रेस्ट और मोशन में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा कि एक ही सेम ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जर्वर के लिए, पहले ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। सिर्फ अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारी मेन बुक है उसके थ्रू हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एथलीट्स डिसाइड द बेस्ट एंगल टू थ्रो अ बॉल सो दैट इट ट्रैवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस? तो किस तरीके से एथलीट डिसाइड करता है कि कितने एंगल से बॉल को थ्रो किया जाए कि वो जो बॉल है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी मेजर मोशन यूजिंग सिंपल टूल्स अवेलेबल इन द क्लासरूम? तो क्लासरूम में जो सिंपल टूल्स अवेलेबल हैं क्या उससे हम लोग मोशन को एब्जॉर्ब कर मोशन को हम लोग मेज़र कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपके पास में। डिस्कस योर आइडियाज़ विथ क्लासमेट्स बिफोर बिगिनिंग द एक्टिविटीज़। तो इन सारी क्वेश्चन के आंसर्स हमें आगे की एक्टिविटीज़ में और आगे के चैप्टर्स में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो आइडियाज़ आपके ब्रेन में इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद है उसको आपस में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम आते हैं मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ मोशन? तो ऑलरेडी हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। An object is said to be in motion if its position changes with time with respect to a reference point। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाएगा जब उसका टाइम, मतलब टाइम चेंज होने के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी, मान लिया कि आपने कोई भी टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो वो जो टेबल पर आपने बुक रखी, तो मान लिया कि टेबल जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, वो टेबल रेस्ट में है, वो रेफरेंस पॉइंट है। टाइम बीता 2 घंटे के बाद आपने जब देखा तो टेबल के रिस्पेक्ट में, टेबल हमारा रेफरेंस पॉइंट था, तो टेबल के रिस्पेक्ट में वो जो बुक है वो भी अभी भी उसी जगह पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है
वो रेस्ट के पोजीशन में है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता, उसका जो पोजीशन है उसमें चेंजेस दिखलाई पड़ते, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको कोई और पर्सन आकर के उसको वहाँ से उठा करके कहीं और रख देता, तो टेबल के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाता। यहाँ पर इसके बारे में एग्जांपल्स भी दिया है। मोशन कैन बी स्लो और फास्ट, स्ट्रेट और कर्व्ड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर मोशन के बारे में ये बताया है कि मोशन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो सकता है, कर्व्ड मोशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर में स्टडी किया ही है कि इतने टाइप के मोशंस होते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग मोशन बिकम्स ईजियर व्हेन वी ऑब्जर्व इट डायरेक्टली एंड मेजर इट आवरसेल्व्स। तो जब हम लोग मोशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे और मेज़र करेंगे तो इस चीज़ को, मोशन के बारे में समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ऑब्जर्व। यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास में क्या क्या टूल्स होने चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले एक नोटबुक होना चाहिए, स्टॉप वॉच होना चाहिए और साथ में मेजरिंग टेप होना चाहिए। अब क्या स्टेप्स है हमारे पास में। सबसे पहले क्या करना है, मार्क 2.5 मीटर्स अपार्ट इन द क्लासरूम कॉरिडोर और प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर क्लासरूम का कॉरिडोर या फिर प्लेग्राउंड में 2 पॉइंट बनाना है जो एक दूसरे से 5 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आस्क वन स्टूडेंट टू वॉक नॉर्मली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर while another student measures the time taken using a stopwatch। तो एक स्टूडेंट को क्या कहना है कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो नॉर्मली मूव करे, वहीं दूसरे स्टूडेंट से कहना है कि स्टॉप वॉच के हेल्प से वो कितना टाइम लगा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसको वो नोट करे। थर्ड में क्या लिखा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द स्टूडेंट रनिंग। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि एक स्टूडेंट को अब वहाँ पर वो जो डिस्टेंस उसने 2 पॉइंट का बनाया था डिस्टेंस, तो एक पॉइंट से उसको दौड़ने के लिए, दौड़ करके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कहना है। रिकॉर्ड द डिस्टेंस एंड द टाइम टेबल। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, इसमें भी कितना डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, इसको भी रिकॉर्ड करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, कंपेयर द टाइम टेकन फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, विच मोशन इज़ फास्टर, हाउ कैन यू कैलकुलेट स्पीड। तो यहाँ पर दोनों जो डिस्टेंस, दोनों जगह पर जो बच्चों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो कुछ एक बच्चे ने वॉक किया था, दूसरे ने रन किया था, तो दोनों के जो मोशन है उसको कंपेयर करना है, कौन ज़्यादा फास्ट वे में मूव किया था। देन ऑब्वियसली जो बच्चा रन करके गया था वो काफ़ी फास्ट मूव किया होगा। हाउ कैन यू कैलकुलेट स्पीड, स्पीड को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना था, 5 किलोमीटर था और टाइम आपने मेज़र किया होगा, तो जो भी टाइम आपने मेज़र किया होगा वो डिस्टेंस, उस टाइम से आप उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, तो आपका स्पीड निकल जाएगा। नाउ कैन मोशन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग मेजरेबल क्वांटिटीज़ सच एज डिस्टेंस एंड टाइम। तो क्या मोशन को डिस्टेंस और टाइम जैसे मेजरेबल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने से पहले हमारे पास में एक पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम जानते हैं कि वो पोजीशन, वो जगह जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसकी जानकारी हमारे पास में पहले से है। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप को बताया गया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरीके का होता है, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लिया कि आप घर से निकले हो, एक पोल है
उस पोल के रिस्पेक्ट में आप कहीं जा रहे हो, अपने पोजीशन को बता रहे हो, तो वो जो पोल है वो कैसा है, रेस्ट के कंडीशन में है, आज भी वहीं पर था। या फिर पोल की जगह किसी पेड़ को ले लो कि आपने अपने घर का डिस्टेंस बताया कि उस पेड़ से सीधे चले आना 5 किलोमीटर पर मेरा घर होगा, तो वो जो पेड़ है वो रेस्ट में है, आज भी रेस्ट पर में है, कल भी रेस्ट में था, तो वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कैसा हो गया, रेस्ट में है, इसलिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। वहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, मान लो कि आप ही चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया मान लिया, फिर अगले फिर 5 मिनट में आपने फिर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, अगला फिर 5 मिनट आप लेते हो, फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो इस तरीके का जो मोशन हो रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अगर आपको ध्यान में रखकर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बतलाया जाए तो आप किस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में और क्या लिखा है, न्यूटन्स लॉज होल्ड विदाउट मॉडिफिकेशन इन सच फ्रेम्स। तो यहाँ पर बिना मॉडिफिकेशन के इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज जो है वो होल्ड करते हैं। आगे लिखा है अ फ्रेम that is accelerating is called a non-inertial frame, and we will see it later sections that special corrections or pseudo forces becomes necessary in such frames। तो फर्स्ट टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे लिखा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या लिखता है कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एसिलरेट कर रहा हो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जो मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको किसी हाइट से आप नीचे गिरा रहे हो, तो जब आप नीचे गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो बिना किसी फोर्स के, मतलब वहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको खींचता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ में आ रहा है, ग्राउंड की तरफ में, धरती की तरफ में गिर रहा है। तो ऐसा फोर्स जो कि दिखता नहीं है, जिसमें कि कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, यानी फॉल्स, एक तरह का झूठा फोर्स है। तो यहाँ पर ये सूडो फोर्स वर्क कर रहा होता है, और इस सूडो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉल था, उसमें एसिलरेशन देखा गया। वो जो बॉल था वो मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है किस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गई, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बॉल जो है वो वर्क कर रही है। टू डिस्क्राइब the state of motion of an object we must specify a reference point। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बतलाने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। हमें रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को या फिर रेस्ट के स्टेट को ही हम बता सकें। विदाउट इट वी कैन नॉट से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और एट रेस्ट। तो बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे हमारे पास में एक एक्टिविटी है, मोशन इज़ रिलेटिव। यहाँ पर फिर से एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। टू स्टूडेंट्स एज प्रॉप्स। तो यहाँ पर प्रॉप्स की तरह दो बच्चे काम कर रहे हैं। क्या करना है, लेट वन स्टूडेंट स्टैंड स्टिल वाइल अनदर वॉक्स पास्ट हिम। तो एक बच्चे को खड़े रहना है, चुपचाप सीधे खड़े रहना है, जबकि दूसरे बच्चे को वॉक करके उसके पास से गुजरना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आस्क ईच स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द अदर स्टूडेंट। तो हर एक बच्चे से वो जो दूसरा बच्चा उसको क्रॉस करके जा रहा था, उसका फिर से इसी तरीके से उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हर बच्चे से कहना है। नाउ लेट बोथ स्टूडेंट वॉक इन द सेम डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड एंड डिस्क्राइब द मोशन अगेन। तो अब क्या करना है कि एक बच्चा जो स्टिल खड़ा था सीधा चुपचाप, अब दोनों उसको भी मूव करने के लिए कहना है, और दोनों जो बच्चे होंगे वो सेम ही डायरेक्शन में और सेम ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। मान लिया वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किसी सर्टेन स्पीड से, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है पहला बच्चा, तो दूसरा बच्चा भी इसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करेगा। डिस्कशन में क्या लिखा है,
When both students walk together at the same speed, they appear at rest relative to each other without moving relative to the classroom. तो यहाँ पर डिस्कशन में आपके पास में क्या रिजल्ट मिला कि जब दोनों बच्चे एक साथ में वॉक करना स्टार्ट करेंगे, सेम स्पीड से अगर वो वॉक कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव में वो बच्चे रेस्ट में होंगे। वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो ये पहला दो बच्चा 2 किलोमीटर चल रहा है तो ये भी 2 किलोमीटर चल रहा है। ये इसको देखा, इसने इसको देखा, तो ये दोनों आमने सामने थे, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, रिलेटिव टू ईच अदर बट मूविंग रिलेटिव टू द क्लासरूम। वहीं पर यहाँ पे लिखा है क्लासरूम के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो क्लासरूम में दोनों बच्चे मान लीजिए कि इस पोजीशन पर खड़े हैं। अब इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पहुँच गया, इसने भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और इस स्टेज पर पहुँच गया। तो क्लासरूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बच्चा इस दीवार के पास में था और ये 2 किलोमीटर दूर आ गया है। वहीं पर ये भी बच्चा दीवार के पास खड़ा था, वो भी 2 किलोमीटर दूर आ गया है। तो क्लासरूम के रिस्पेक्ट में ये जो दोनों बच्चे हैं वो मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये दोनों बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो यहाँ पर वो जो हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, उसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर भी ये भी हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ न्यू टर्म है हमारे पास में स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? तो यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ जितने भी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस, टाइम, मास, स्पीड, वर्क, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस कितना है किसी से पूछा जाए तो 5 मीटर का डिस्टेंस है। टाइम कितना हो रहा है तो 9 बज रहे हैं। मास किसी ऑब्जेक्ट का कितना है तो 5 kg है। इतनी स्पीड से कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वर्क कर रहा है। तो ये सभी जो है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है, तो ऐसा क्वांटिटी क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसमें एक न्यूमरल वैल्यू हो और उसका एसआई यूनिट साथ में हो। तो 5 kg में एक 5 हमारा न्यूमरल वैल्यू है और जो kg है वो हमारा उसका एसआई यूनिट है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ऐसे क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, तो ये सभी जो हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो जा रहा होगा। अब पूछोगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया, तो उसको बताना होगा कि भाई कौन से डायरेक्शन में बच्चा मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, तो कौन से डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बतानी है, ये आपको जानना ज़रूरी होगा। तो ये सभी क्वांटिटीज़ जहाँ पर हमारे पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है, वैसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिर से एक एक्टिविटी है हमारे पास में, डायरेक्शन मैटर्स, यानी डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि वेक्टर को हमेशा एक डायरेक्शन, हमारे पास में वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। तो इसी के बारे में यहाँ पर फिर से एक मटेरियल्स आपके पास में क्या क्या लेने हैं, चॉक लेना है और मेजरिंग टेप लेना है। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ स्ट्रेट 5 मीटर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज ए। तो 5 मीटर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और जहाँ से स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट को ए पॉइंट कंसिडर करना है और एंड पॉइंट को बी पॉइंट कंसिडर करना है। अब क्या करना है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आपको वॉक करना है और जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने कवर किया उसको नोट करना है। नेक्स्ट वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए। तो पहले में ए से बी आपने कवर किया, फिर आपने क्या किया, वॉक करना है, फिर से स्टार्ट करना है सेकेंड स्टेज में, ए से बी आपको जाना है और वापस बी से ए तक आना है घूम करके। तो सेकेंड में ये वर्क किया है आपने। थर्ड में क्या करना है, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दोनों ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल
जो पाथ लेंथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हमने जो मेन बुक है उसमें पढ़ा है। तो फर्स्ट केस में वॉक कहाँ से हो रहा है, ए से बी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था 5 मीटर, तो हमारे पास में डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ए से बी सीधा ही मूव कर रहा है तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर ही होगा दोनों ही। नेक्स्ट में यहाँ पर हमने क्या किया था, ए से बी तक गए थे फिर वापस घूम करके ए तक आए थे। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी तक जाने में हमने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और वापस ए तक आने में फिर से हम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 5 10 मीटर का डिस्टेंस हमने टोटल कवर किया। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम चलना स्टार्ट किए थे, ए से हमने चलना स्टार्ट किया, बी पर पहुँचे, फिर वापस बी से चल करके ए पर आ गए। तो जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था फिर से वापस वहीं पर पहुँच गए। तो हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, डिस्टेंस चेंजेस बट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 व्हेन रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस जो है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप मूव करते हो तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आप जहाँ से मूव करना स्टार्ट किए वापस उसी पोजीशन पर अगर आप आ जाते हैं तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आपके पास में है वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ जिसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। लिखा क्या हुआ है, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच एज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड फोर्स। तो वेक्टर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है, वो वेक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। व्हेन 2 और मोर वेक्टर्स एक्ट टुगेदर वी कंबाइन देम टू फाइंड अ सिंगल वेक्टर कॉल्ड द रिजल्टेंट। यानी जब दो और या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर एक साथ में वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन सभी वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बना देते हैं और उस सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वेक्टर एडिशन। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं। वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली यूजिंग मेथड्स लाइक ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। तो यहाँ पर वेक्टर को ऐड करने के लिए दो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, एक है ट्रायंगल मेथड और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। तो इन दोनों मेथड का यूज़ करके हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, जैसे कि हम मान लिया कि ए पोजीशन से हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लिया कि हम ए पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमने मूव किया है, तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर हम कहाँ से लेंगे, ए से बी तक आए, ये बी पोजीशन है, दूसरा वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में मान लिया कि मूव कर लिया है, तो ये हमारा सेकंड पोजीशन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन और ये हमारा सेकंड पोजीशन में हो गया। अब रिजल्टेंट हमको अगर फाइंड करना होगा तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से जो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मिलाएंगे। ये जो है, ये जो पोजीशन था, ये जैसे एरो हम बना रहे हैं तो ये जो है ये टेल कहलाता है, ये एरिया, और यहाँ पे ये जो साइन हम बनाते हैं ये इसका हेड कहलाता है। तो जब हम लोग एरो को जब मिलाते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट जब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले का जो टेल होता है उसको सेकंड वाले के हेड से हम लोग मिलाते हैं और इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट बनता है। तो अब रिजल्टेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर ये तो हमारा एक ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल हो गया तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मान लिया ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लिया कि पाइथागोरस थ्योरम में AC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा AB² + BC² हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इसी तरीके से पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करके भी हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, मतलब हमारा जो भी वेक्टर्स होगा वैसे ही तीन ही वेक्टर्स हमारे पास में, 3-4 जो भी वेक्टर्स होंगे इसी तरीके से, जैसे फर्स्ट केस में हमने हेड से टेल से हेड को जोड़ा था, उसी तरीके से हमारे पास में फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम चाहे तो पैरेललोग्राम को का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट केस में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस ट्रायंगल के, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसका एरिया हमने निकाला था, ये वाला वेक्टर ऐड किया था, वैसे ही सेकंड केस में इसको ऐड कर लेंगे, इस साइड वाले को ऐड कर लेंगे और उसके बाद में दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो हमारा ये पूरा पैरेललोग्राम मेथड के हेल्प से ट्रायंगल वेक्टर जो है हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ना एक्टिविटी फिर से हमारे पास में दी गई है 2.4 ग्राफिकल मेथड एडिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है उसका ग्राफिकल मेथड बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मटेरियल्स लेने हैं, ग्राफ पेपर, रूलर और पेंसिल। स्टेप्स क्या हैं? ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग 4 यूनिट्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो ग्राफ पेपर पर 4 यूनिट आपको ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। मान लिया कि हमने 4 यूनिट यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। फ्रॉम द हेड एंड ऑफ दिस वेक्टर ड्रॉ अनदर वेक्टर रिप्रेजेंटिंग 3 यूनिट्स टूवर्ड नॉर्थ। तो ईस्ट हो गया, हमने कवर कर लिया। अब नॉर्थ में 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर करना है। तो फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला वेक्टर है जो कि 4 यूनिट चला था, और दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा फिर से चल रहा है 3 यूनिट चल रहा है, 3 यूनिट चल रहा है। उसके बाद में क्या कहा गया? नाउ जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब तो ये यहाँ पर फिर से जैसा हमने ट्रायंगल लॉ देखा था उसी तरीके से ये जो टेल है फर्स्ट वेक्टर का, इसको सेकंड वेक्टर के हेड से इस तरीके से जोड़ देंगे। उसके बाद ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी और सी इसको कुछ नाम दे देंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और प्लस 3 स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25, अंडर रूट हो जाएगा 25। तो हमारे पास में क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगा? 5 हमारे पास में फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है? द लाइन जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो लाइन बनाया था स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने के लिए, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाया था। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने कितना फाइंड किया था? 5। दिस इज हाउ two vectors can be combined graphically to find a resultant vector, and now both magnitude and direction are important to describing motion। तो इसी तरीके से हम लोग जो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को कंबाइन करके ग्राफिकल वे में उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और इस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किसी भी मोशन को, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट्स ए एट 1 1। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो 1 1 पर है, बी पॉइंट जो है वो 3 1 पर है, सी पॉइंट 3 5 पर है और डी पॉइंट 4 5 पर है। ऑल द वैल्यूज़ मेंशन्ड इन द ग्राफ आर इन किलोमीटर्स। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं ग्राफ में दिए हुए वो किलोमीटर्स में है। रिप्रेजेंट सीतास हाउस, बस स्टॉप, ट्रैफिक सिग्नल एंड स्कूल रेस्पेक्टिवली। तो ए पोजीशन जो है ये सीता का घर है, बी पोजीशन बस स्टॉप है और सी पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल है और डी पोजीशन हमारा उसका स्कूल है, सीता का स्कूल है। इन द मॉर्निंग सीता ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन फुट। तो सुबह में जो सीता है वो पैदल ए से बी तक जाती है, पैदल जा रही है। देन बी टू डी वाया सी इन स्कूल बस, बाय स्कूल बस। तो यहाँ पर बी से सी और फिर सी से डी वो कैसे जाती है? स्कूल बस की हेल्प से जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सीता ऑन फुट।
तो वो पैदल, सीता जो है पैदल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की थी ये बताना है। तो ये पोजीशन इसका ए से बी तक इतना ही दूर ये पैदल गई थी। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है 3 है, इनिशियल पोजीशन कितना है 1 है। तो 3 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ गया है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन में दिया था ना जितना भी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने पैदल कवर किया था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता बाय बस। तो बस से सीता ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, बस से सीता ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन है 5, इनिशियल पोजीशन है 3। तो इनिशियल पोजीशन है 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 हो गया। देन यहाँ पर 5 और ये 5, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है 4 किलोमीटर। सॉरी ये 4 है और ये 5 है, 1 किलोमीटर। तो ये हो गया 1 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है, और इसने यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया था 5 माइनस 1 4 किलोमीटर। तो टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीता फ्रॉम हर हाउस टू द स्कूल। तो अब घर से स्कूल तक जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है उसको आपको फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस। तो अब सिंपली हमारा ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस हो गया, तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं इजीली, जैसे कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ को। ना आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में आते हैं। तो ऑलरेडी हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, उसी को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं हम। लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग इक्वेशंस विच आर गिवन एज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम लोग 3 इक्वेशन के हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस कौन कौन से हैं, पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ पर u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब एक्टिविटी फिर से हमारे पास में आई है, ऑब्जर्विंग एक्सीलरेटेड मोशन यूजिंग अ टॉय कार। तो टॉय कार के हेल्प से यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए, टॉय कार चाहिए। स्मूथ फ्लोर जो भी होगा वो स्मूथ होना चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और साथ में चॉक या फिर टेप चाहिए। अब करना क्या है, मार्क अ स्ट्रेट लाइन ऑन द फ्लोर एंड लेबल द स्टार्टिंग पॉइंट एज ओ। तो सबसे पहले ज़मीन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओ पॉइंट कंसिडर करना है। प्लेस द टॉय कार एट पॉइंट ओ एंड गिव इट अ सिंगल जेंटल पुश सो दैट इट मूव्स फॉरवर्ड। तो वो जो टॉय कार है उसको ओ पॉइंट पर रख करके उसको इस तरीके से पुश करना है कि जो कार है वो आगे की तरफ मूव करे। यूज़ द स्टॉप वॉच एंड नोट द पोजीशन ऑफ द कार एट इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी इसके बाद में स्टॉप वॉच का यूज़ करना है और देखना है कि हर एक सेकंड में वो कार कितना डिस्टेंस मूव कर रही है। मार्क दीज पोजीशंस ऑन द फ्लोर यूजिंग चॉक और टेप। तो हर एक सेकंड के बाद कितना उसने डिस्टेंस कवर किया था, हर एक पोजीशन को चॉक की हेल्प से वहाँ पर उसको मार्क करते जाना है। Measure the distance from the starting point to each marked position and record it in the table। तो यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस है उसको स्टार्टिंग पॉइंट से हर एक डिस्टेंस को मेज़र करना है और उसको एक टेबल में रिकॉर्ड करना है। टेबल में सारे रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सक्सेसिव इंटरवल इंक्रीजेज शोइंग एक्सीलरेशन। तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी यानी जो टॉय कार हमने ली है उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है। कंक्लूजन हमने क्या निकाला, द मोशन इज़ एक्सीलरेटेड मोशन एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम के साथ में
जो ऑब्जेक्ट थे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, तो इसलिए उसका जो मोशन है वो कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाया। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। अब यहाँ पर चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट nth सेकेंड में कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके लिए कैसे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सीलरेशन है, t टाइम है, और s हमारा जो t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस फाइंड किया ये फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर n सेकेंड में फाइंड करना है, इसलिए एस एन इज इक्वल टू यू, और यहाँ पर फिर से टाइम की जगह पर n सेकेंड हमने कंसिडर किया है, तो यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह फिर से n है तो n स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया n सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। n सेकेंड में अगर फाइंड करने के लिए दिया जाए कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, n-1। तो सिंपली जहाँ जहाँ पर हमने यू टी है, टी के जगह पर हम n-1 पुट कर देंगे। तो एस n-1 इज इक्वल टू यू टी के जगह n-1 प्लस हाफ ए और टी की जगह n-1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, n सेकेंड में कितना कवर किया, 1 सेकेंड में कितना कवर किया। अब nth सेकेंड में कितना कवर किया ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n सेकेंड में और 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस इन nth सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया है। अब सारी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो यहाँ यू एन मिसिंग है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एंड सेकेंड माइनस करना है किसको, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट जो है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, माइनस यू एन, और ये हमारा हो गया ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, वही प्लस यू लिखा है। फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया है माइनस हाफ ए हो गया, और एन, और ये वाला जो टर्म दिख रहा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया, ए हमारा एन है और बी हमारा 1 है, तो 2n इंटू 1 तो दिखेगा नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो 2n हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना होगा, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है यू एन, ये हमारा माइनस में है, यू एन जो है ये फर्स्ट वाला जो टर्म दिख रहा है ये प्लस में है, और ये वाला जो टर्म है ये माइनस में है, तो ये दोनों हमारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे सिंपली, ये यू एन और ये वाला यू एन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या टर्म बच रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, ये हमारा बच रहा है इस साइड में, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर लिखा है हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ 2a, यही लिखा हुआ है ना, हाफ 2a बच रहा था हमारे पास में, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ लिखा है हाफ ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये टर्म हमारे पास में सिर्फ बचा हुआ है, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू, हमारा ये टर्म हो गया, नाउ हाफ ए एन स्क्वायर
ए एन स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस टर्म है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, और फिर से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कितना हो जाएगा हाफ, ये हाफ हो गया, फिर हो गया ए इंटू टू एन, हाफ ए इंटू टू एन। नाउ थर्ड टर्म में आते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए माइनस हाफ ए, तो ये हमारा एक स्टेप और सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में क्या हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर ये, और हाफ ए एन स्क्वायर ये टर्म है प्लस में, ये टर्म है माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, प्लस यू बच रहा है, तो ये यू हमारा हो गया। इस साइड में क्या बचा है, प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस 1/2 ए, तो यहाँ पर 1/2 ए और ये वाला में 1/2 ए दोनों कॉमन है, तो हमने 1/2 ए को कॉमन ले लिया है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 2n, और ये वाला इस टर्म में क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं है, 1 है, सिर्फ 1 बचा, तो ये हो गया है 2n माइनस 1। तो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यही हमारा वैल्यू आया है। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2, हम इसको लिख सकते हैं a/2 माइनस a/2 2n माइनस 1, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया nth सेकेंड के लिए। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड, तो ये हमारा nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस था। ऑफन कॉल्ड द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। हियर n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द nth सेकेंड ऑफ मोशन, तो यहाँ पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये जो है सेकेंड nth सेकेंड में जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। द फॉर्मूला गिव्स द डिस्प्लेसमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द 1 सेकेंड इंटरवल नॉट अ क्यूमुलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए दे रहा है, और ये स्पेशली 1 सेकेंड इंटरवल के लिए दिया गया ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम आएगा। नाउ रिफ्लेक्ट एंड डिस्कस, यहाँ पर फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले लिखा है वाई इज स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस फ्रेम नेसेसरी टू डिस्क्राइब मोशन, यानी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस फ्रेम का होना, रेफरेंस फ्रेम को स्पेसिफाई करना क्यों ज़रूरी, मोशन को जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे तो रेफरेंस फ्रेम को स्पेसिफाई करना क्यों ज़रूरी है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बिना रेफरेंस फ्रेम के हम लोग मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टुगेदर डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही होना ज़रूरी है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच डेली एक्टिविटीज़ अराउंड यू इन्वॉल्व एक्सीलरेटेड मोशन, तो यहाँ पर डेली एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी है जहाँ एक्सीलरेटेड मोशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो साइकिल चलाना हो गया, कार से जाना हो गया, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आप बतला सकते हो जो आप अपने अराउंड या अपने डेली लाइफ में आप फील करते हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर से आपके पास में एक एक्टिविटी है, यहाँ क्या लिखा है डिज़ाइन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है जो कि आपके एवरीडे आसपास में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उसका यूज़ करके मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर तैयार करना है। क्या क्या यहाँ पर बाइसिकल है या फिर कोई बच्चा जो है मूव कर रहा है उसको यहाँ पर एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। प्रेजेंट योर मेथड ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस टू द क्लास, तो यहाँ पर जो भी मेथड आप यूज़ करेंगे उसको उसके थ्रू आया हुआ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस जो भी है और कैलकुलेशंस वगैरह की उसको आप अपने क्लास के साथ में भी डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ में। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस होंगे। डिफाइन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन योर ओन वर्ड्स, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपको अपने शब्दों में लिखना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो प्लेस जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके स्टेट ऑफ मोशन को
या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स व्हेन मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है जहाँ पर मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख लिए थे जहाँ पर मोशन जो है ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा था। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन वाला जो एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देखे हैं, उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन अपीयर्स एट रेस्ट टू अनदर पैसेंजर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पर्सन हैं जो ट्रेन में एक साथ में मूव कर रहे हैं, एक साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पैसेंजर है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों रेस्ट में हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन रेफरेंस पॉइंट, तो ट्रेन में हमारा बहुत सारा रेफरेंस पॉइंट है। ट्रेन का जो सीलिंग हो गया, जो सीट हो गया, उन सब के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा, वो रेस्ट में होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इसी तरीके से डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर ये जो है स्पीड, वेलोसिटी, इनमें कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, वो आपको बतलाना है। तो स्केलर क्या कौन सी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर कहते हैं। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होता है। तो स्पीड क्या होता है? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है, तो इसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदा कहाँ चल रहा है? तो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्शन बताया जा रहा है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से बाकी सब में भी कहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में डाल देंगे, और जहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विथ एन एक्टिविटी डायग्राम। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है डायग्राम के थ्रू। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जैसे बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कर रहा है, फिर बी से सी तक मूव किया, फिर वापस सी से ए तक मूव किया। तो वही वाला जो एग्जाम्पल था उसको आप लोग यहाँ पर एक्टिविटी के साथ में इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, गिव 2 एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे कि आप ही घर से जा रहे हैं, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर साइकिल से जा रहे हैं स्कूल, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए। घर से आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगे तो वहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन आपका वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करके लिखेंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ 2 वेक्टर्स ऑफ 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स नॉर्थ एंड फाइंड द रिजल्टेंट यूजिंग ट्रायंगल मेथड। तो ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया था, 4 यूनिट ईस्ट में गया था और 3 यूनिट हम नॉर्थ में ऑलरेडी गए थे। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था 5, इसका आंसर आया था पहले ही ट्रायंगल मेथड का यूज़ करके, पैरेललोग्राम लॉ लगाया था हमने। तो वही उसी को फिर से यहाँ पर आपको लिखना है अपने शब्दों में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड ग्राफिकली। तो ग्राफिकल वे में वेक्टर सब्सट्रैक्शन को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ही इसी वाले केस में ही ग्राफिकल मेथड को, जैसे ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके हम लोग फाइनली इसको 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसी तरीके से इसी मेथड को फिर से आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए अलग मेथड्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वेक्टर का अलग तरीके से किया जाता है, उसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ड्रॉ 2 ऑपोजिट वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट इट्स रिजल्टेंट। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें हो सकता है कि समस्या हो, तो वेक्टर को जो आगे की क्लास में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पर इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉडी स्टार्ट्स
from rest and accelerates at 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द 6th सेकेंड. तो अब सिंपल हमारा ns सेकेंड वाला जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th. अ कार विथ इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड एसिलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड. तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, ns सेकेंड वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे और इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है. यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारी DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें. मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी. Okay then, keep learning, keep growing only at DU. See you soon in the next class. Thank you. Bye-bye.